हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। तो आज हम करेंगे आईएससी इकोनॉमिक्स में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना है कि सप्लाई क्या होती है। आपने एक चैप्टर किया होगा डिमांड। तो डिमांड क्या होता है? डिमांड इज इफेक्टिव डिजायर बैक्ड बाय सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट। जब हम बात करते हैं डिमांड की तो हम एक कस्टमर हैं। जब हम बात करेंगे सप्लाई की तो वी आर ए सेलर। तो हम जब सप्लाई की बात करेंगे तो वी आर डिस्कसिंग सप्लाई फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ए सेलर। तो सबसे पहला पार्ट आ जाता है द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट किसका? सप्लाई का। सप्लाई मीन्स द क्वांटिटी विच द सेलर इज रेडी टू सेल। मतलब जितना क्वांटिटी सेलर बेचने के लिए रेडी है, दैट इज व्हाट कॉल्ड सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, the quantity which one individual firm is ready to sell at different possible prices, that is what called individual supply. And the quantity which all the firms are ready to sell at different possible prices, where all the quantity which all the firms are ready to sell, उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट सप्लाई। क्लियर? अगला हमारा टॉपिक आ जाता है स्टॉक एंड सप्लाई। अब हम बात करते हैं स्टॉक क्या होता है। स्टॉक का मतलब होता है द गुड्स लेइंग विद द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के पास जितना सामान रखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम? स्टॉक। उसको हम इंटेंडेड सप्लाई या पोटेंशियल सप्लाई भी कहते हैं। और सप्लाई का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी विच द सेलर इज रेडी टू सेल। जितनी क्वांटिटी वो एक्चुअली बेचने के लिए रेडी है, दैट इज व्हाट कॉल्ड सप्लाई। तो समझ में आ गया? स्टॉक जो उसके पास रखा हुआ है सामान वो स्टॉक है, और उस स्टॉक में जितना सामान वो बेचने के लिए रेडी है, दैट इज व्हाट कॉल्ड सप्लाई। अगला पॉइंट आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, पहला है हमारा प्राइस। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगा। आपने कहा सर क्यों? क्योंकि आप एक सेलर हैं, ज्यादा रेट पर आप ज्यादा बेचना चाहते हैं, कम रेट पे कम बेचना चाहते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे हम? तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्राइस। तो प्राइस डिटर्मिनेंट है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगा। अगला है गोल ऑफ द प्रोड्यूसर। गोल ऑफ द प्रोड्यूसर क्या ही हो सकते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, सेल मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो सकता है। तो अगर हमने कहा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो जब जैसे जैसे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो ही इज रेडी टू सेल मोर। और अगर हम बात करते हैं सेल मैक्सिमाइजेशन की, तो इसका मतलब वो अपनी क्वांटिटी को क्यों बढ़ा रहा है? जस्ट टू एंटर इनटू द मार्केट, टू जस्ट गेट द रेप्यूट एंड प्रेस्टीज, टू गेट द मार्केट शेयर। तो ही इज सप्लाइंग मोर बिकॉज हिज एम इज टू मैक्सिमाइज द सेल। एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन है तो वो कम क्वांटिटी सेल करेगा टू रिड्यूस द रिस्क। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इनपुट प्राइस। इनपुट लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, अगर वो महंगे हो जाएंगे तो सप्लाई कम करेगा, और अगर वो सस्ते हो जाएंगे तो ही विल बी रेडी टू सप्लाई मोर। अगला है टेक्निक। अगर इजी टेक्निक है तो सप्लाई विल बी मोर, और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स टेक्निक है तो सप्लाई विल बी लेस। या फिर हम ये कह सकते हैं अगर हमारी टेक्निक में इंप्रूवमेंट आ जाएगा तो सप्लाई विल बी मोर, आउटडेटेड टेक्निक है तो सप्लाई विल बी लेस। नेक्स्ट नेचुरल फैक्टर्स। जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, जिसकी वजह से हो सकता है सप्लाई कम हो जाए, और अगर नेचुरल फैक्टर्स फेवर में है तो सप्लाई विल बी मोर। एग्रीमेंट का मतलब होता है कई सारी फर्में आपस में मिल जाती हैं, और जब बहुत सारी फर्में आपस में मिल जाती हैं तो वो कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए महंगा रेट पे बेचती हैं और क्वांटिटी कम बेचती हैं, तो सप्लाई कम कर देंगे और रेट बढ़ा देंगे। नेक्स्ट हमारा है एक्सपेक्टेशंस। अगर हमें लगता है फ्यूचर में रेट बढ़ेंगे तो हम सप्लाई को अभी कम कर लेंगे। हमने सोचा बाद में बेचेंगे ना, जब रेट बढ़ जाएंगे तो हम तब बेचेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में रेट बढ़ेंगे, अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में रेट बढ़ेंगे तो हम बाद में बेचेंगे ना, तो सप्लाई अभी कम कर देंगे। और हमें लगता है फ्यूचर में रेट कम हो जाएंगे तो हम सप्लाई अभी बढ़ा लेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक हम बात कर रहे हैं सप्लाई फंक्शन। What is supply function? Supply function shows the functional relationship between supply and its determinants. तो जितने भी मैंने यहाँ फैक्टर्स बोले हैं उन्हीं को हमने शॉर्ट करके बोला, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, गोल ऑफ द फर्म, टेस्ट, ये आपका वो टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशंस, गवर्नमेंट, टैक्सेशंस, एंड आपका नेचुरल फैक्टर्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये मैंने शॉर्ट में करके लिखा है। तो इसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शायद मैं भूल गया है बताना, एक बार इसे भी बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं टी और कॉफी दो चीजें बेच रहा हूं, तो जब टी के रेट बढ़ेंगे तो मैं कॉफी की सप्लाई कम कर दूंगा और टी की सप्लाई
बढ़ा दूंगा। और आपने कहा सर अगर कॉफी के रेट बढ़ जाएं तो फिर मैं कॉफी की सप्लाई बढ़ाऊंगा और टी की सप्लाई कम कर दूंगा। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आपका ये आपका हो गया GF मीन्स गोल ऑफ द फर्म। हाँ, गोल ऑफ द फर्म हो गया। टी मीन्स टेक्नोलॉजी हो गया, एक्सपेक्टेशंस हो गया। GT मतलब गवर्नमेंट टैक्सेशन। गवर्नमेंट टैक्सेशन मैंने यहां लिखा नहीं है। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो आपकी सप्लाई कम हो जाएगी और टैक्सेस कम करेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। पर सब्सिडी में उल्टा है, सब्सिडी बढ़ाएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, सब्सिडी कम करेगी। अगर सब्सिडी बढ़ाएगी गवर्नमेंट तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, सब्सिडी कम करेगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। अगला है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई, व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई? लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस। तो क्या बोलेंगे इसको हम? लॉ ऑफ सप्लाई। सेट्रिस पैरिबस का मतलब था अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा सप्लाई भी घटेगा, क्योंकि आप सेलर हैं। सेलर ज्यादा रेट पे ज्यादा बेचना चाहता है, कम रेट पे कम। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? अब देखिए सप्लाई शेड्यूल को मैं एक टेबल के थ्रू यहां पे समझाना चाहूंगा आप लोगों को, जरा देखिएगा। अगर मैं यहां पे सप्लाई शेड्यूल की बात करता हूं तो ये दो टाइप का हो सकता है, इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई। तो इंडिविजुअल सप्लाई में हमने क्या करा, जैसे प्राइस हमने यहां ले लिया, क्वांटिटी हमने यहां ले लिया, प्राइस हमने बढ़ाया 1 2 3 4 और क्वांटिटी हमने बढ़ाई 10 20 30 40। तो ये आपका इंडिविजुअल सप्लाई है क्योंकि सिंगल फॉर्म है, फॉर्म ए। बट अगर मैं मार्केट की बात करता हूं तो मैंने प्राइस लिया 1 2 3 4, प्राइस बढ़ाया, क्वांटिटी भी मैंने बढ़ा दिया, पर ये फॉर्म ए की है, फॉर्म ए। और एक और क्वांटिटी मैंने ले ली फॉर्म बी। तो मान लीजिए यहां पे है 10 20 30 एंड 40 और यहां पे मैं ले लेता हूं मान लीजिए 15 25 35 एंड 45। तो अगर मैं यहां मार्केट सप्लाई की बात करूंगा तो मार्केट सप्लाई कितनी आ जाएगी? कम से कम दो फर्में होनी चाहिए। तो दैट कम्स 25, दैट कम्स 45, दैट कम्स 65 एंड दैट कम्स 85। तो ये क्या बन जाएगी हमारी? मार्केट सप्लाई। अगर इन्हीं के कर्व्स की बात करते हैं तो कर्व्स कैसे बनेंगे देखिए। यहां पे हमने एक ग्राफ बना दिया, एक हमने यहां बना दिया और एक हमने यहां बना दिया। तो यहां पे हमने क्या लिया? प्राइस। और यहां पे हमने क्या लिया? क्वांटिटी। ऐसे ही हमने यहां प्राइस लिया, यहां क्वांटिटी लिया, यहां प्राइस लिया और यहां क्वांटिटी लिया। तो मैं ये फॉर्म ए के लिए बना रहा हूं, फॉर्म ए। तो जैसे यहां 1 है 1 और यहां पे 10 है 10 20 30 एंड 40 और ये 1 है, 1 पे 10, 2 पे 20, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये आपका 4 है। तो 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30 एंड 4 पे 40। तो ये जो ग्राफ बना ये अपवर्ड स्लोपिंग है। ये सप्लाई कब बन गया आपका? ये फॉर्म ए का है। तो व्हाट इज सप्लाई कर्व? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई शेड्यूल इज व्हाट कॉल्ड सप्लाई कर्व। अब आपने कहा ये बनाइए आप सर। देखिए जैसे 1 पे हमने क्या लिया, ये वाला तो मैंने बना दिया, इंडिविजुअल बन गया। अब मैं फॉर्म बी का बनाऊंगा तो ये 1 पे मान लीजिए ये आपका 10 20 30 40 50। तो इन्हीं के सेंटर में ले लेके चलेंगे हम। जैसे 1 है, ये 1 पे आपने 15 लिया तो ये आ गया, क्योंकि 10 इतना है तो 10 और 20 के बीच में ले लिया मैंने। फिर हमने 2 पे कितना लेना है? 25। तो 10 20 30 इनके सेंटर पे ले लिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बना दिया। फिर ये 3 पे हम कितना लेंगे? अब आपका 20 30 40 है तो 45। तो यहाँ पे हमने अच्छा 3 पे हमें लेना 35। तो 10 20 30, हाँ 35 ये आ गया। तो इस तरीके से आपने ये ग्राफ बनाया। तो ये हमारा क्या बन गया? ये भी हमारा सप्लाई का है। ये फॉर्म बी का है। किसका है? फॉर्म बी का। बट अगर मैं ये वाला बनाऊंगा तो हमने 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे हमने ले लिया। तो आपका 1 पे कितना आएगा? 1 पे हमें लेना है 25। तो 10 20 30, तो यहां पे सेंटर पे थोड़ा ले लिया हमने, तो ये हमारा 1 पे आ गया। 2 पे हमने लिया तो 45 लेना है, 10 20 30 40, 45 थोड़ा और आगे ले लिया हमने, ठीक है। तो ये हमने 2 पे ले लिया। तो हमें एक डायरेक्शन तो मिल ही गया है, तो हम ऐसे बना सकते हैं। तो ये आपका जो सप्लाई कब बनेगा, ये कौन सा है आपका? मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व। क्लियर? ये मैंने आपको समझाया। अगला है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ।
तो लॉ को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि आपका सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। जैसे कहते हैं ना, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो तीन रीजन है। पहला, ज्यादा रेट पर बेचने पर उसको प्रॉफिट ज्यादा होंगे, तो ही विल सेल मोर एट ए हायर प्राइस, तो पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन हो गया, अगर आप ज्यादा बेचना चाहते हैं तो आपकी कुछ कॉस्ट भी बढ़ती है। आपने कहा सर कैसे बढ़ती है? आपको ज्यादा बेचने के लिए ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, सेल्समैन को ज्यादा कमीशन देना पड़ेगा, हिली एरियाज में बेच रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ज्यादा बेचने के लिए आपको अपना रेट भी बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन ये है कि जो एग्जिस्टिंग जो फर्म्स हैं उनकी सप्लाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जो आपके और सेलर्स उस प्रॉफिट्स को अट्रैक्ट होके आएंगे तो उससे भी नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाएंगी, तो इसका मतलब हायर रेट पे ज्यादा फर्में मार्केट में आ जाती हैं। तो तीन रीजन मैंने आपको इसके बताई। अगला हमारा टॉपिक आएगा एक्सेप्शंस क्या हैं। इसके दो एक्सेप्शन है। पहला, वर्टिकल सप्लाई, यहां पे हमने क्या लिया? प्राइस, और यहां पे हमने क्या लिया? क्वांटिटी। तो एक तो ये बनेगा वर्टिकल सप्लाई। तो वर्टिकल सप्लाई किसके लिए बनता है? ओल्ड पेंटिंग्स, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो जो आपकी एंटीक पेंटिंग्स या जो कोई ऐसी चीजें हैं, या ओल्ड स्टैंप्स, तो जिनकी सप्लाई लिमिटेड है, जिनका रेट ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, रेट ऊपर जा सकता है रेट नीचे जा सकता है, पर उनकी सप्लाई चेंज नहीं हो सकती। जैसे कोई बहुत फेमस पेंटर है, अपनी पर्टिकुलर पेंटिंग्स बनाकर वो मर गया, अब उसकी पेंटिंग्स तो लिमिटेड हैं, उनके रेट अप डाउन हो सकते हैं पर उनकी सप्लाई चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, एक आपका बनता है किसके लिए? लेबर के लिए। तो यहां पे हमने क्या लिया? वेज रेट। क्या लिया हमने? वेज रेट। और यहां पे हमने क्या लिया? क्वांटिटी। किसकी क्वांटिटी ली है हमने? लेबर की। डन। तो ये बैकवर्ड बेंडिंग बनता है ऐसे। आपने कहा सर बैकवर्ड बेंडिंग क्यों बनता है? क्योंकि जब वेज रेट कम होता है, जब वेज रेट कम होता है, इस वेज रेट पे इतने लोग रेडी थे, अब वेज रेट बढ़ाया तो इतने लोग रेडी हो गए। मतलब जब वेज रेट कम था तो वेज रेट को बढ़ाने से ज्यादा लोग रेडी हैं काम करने के लिए, तो द वर्कर्स विल प्रेफर वर्क टू लेजर, मतलब वो वर्क को प्रेफर करेंगे लेजर के कंपैरिजन में। पर अगर रेट बहुत बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? अब कम लोग रेडी हैं। कम क्यों है? बहुत हाई वेज रेट पर दे विल प्रेफर लेजर टू वर्क, वो आराम करना पसंद करेंगे। ठीक है। तो ये भी आपका सप्लाई का, इसका लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन है, क्या बोलेंगे इसको, जहां पे लॉ अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है मूवमेंट एंड शिफ्ट। वो मैंने उस साइड को लिखा है, मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूं, थोड़ा वहां बना दूंगा, तो हमारे पास थोड़ा स्पेस बच जाएगा। तो मूवमेंट और शिफ्ट की हम बात करते हैं, तो मूवमेंट जो होता है इट इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मूवमेंट किसकी वजह से होता है? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई का मूवमेंट दो टाइप का होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन कब होगा? जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं प्राइस 1 से 5 हो गया और क्वांटिटी जो है वो 10 से 50 हो गई, तो प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ा, तो क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन। और यहां पे मैं बात करूं, प्राइस हमने लिया, क्वांटिटी हमने लिया, प्राइस जो है वो मान लो 5 था और क्वांटिटी 50 थी, प्राइस कम हुआ और क्वांटिटी भी कम हो गई, तो इसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए यहां हमने एक ग्राफ बनाया छोटा सा, देखिए आप यहां पे हमने क्या लिया? प्राइस, यहां पे हमने क्या लिया? क्वांटिटी। तो 1 पे 10, ये 1 ये 10, और 5 पे हमने कितना ले लिया? 5 पे हमने ले लिया 50। तो जो ये पॉइंट बना, इसमें ये जो एरो है वो अपवर्ड है। कहां है? अपवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। upward movement of the supply from left to right is what called expansion. It is due to rise in price. Done. और contraction क्या होगा? प्राइस गिरा, मान लो पहले 5 था और क्वांटिटी कितनी थी? 50। 5 पे कितनी थी? 50, और अब 1 पे कितनी हो गई है? 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट पहले ये वाला आया फिर ये वाला आया, तो एरो किधर जा रहा है? डाउन की तरफ। तो when downward movement of the supply from right to left, it is what called contraction. क्यों आएगा? Because of fall in price. तो अगर प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी तो एक्सपेंशन, प्राइस अगर गिरने से सप्लाई गिरेगी तो कॉन्ट्रैक्शन। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स चेंज नहीं होंगी, ओनली प्राइस। तो इसको क्या बोलते हैं? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई का, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, सप्लाई
कर्व। अब हम बात करेंगे शिफ्ट की। किसकी बात करेंगे हम? शिफ्ट की। शिफ्ट इन द सप्लाई। शिफ्ट इन सप्लाई। अगर हम सप्लाई में शिफ्ट की बात करेंगे तो शिफ्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो अगर मैं ये देखिए ग्राफ ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहां पे, तो ये यहां पे प्राइस जो है वो प्राइस यहां पे कांस्टेंट रहेगा, यहां पे प्राइस चेंज हो रहा है, यहां प्राइस कांस्टेंट रहेगा। ये देखिएगा, ये मान लीजिए मेरा सप्लाई है और ये मैंने बनाया सप्लाई एक और, ये मैंने बोला एस एस और ये मैंने क्या बोला S1। तो क्या बोला हमने इसको? राइट वर्ड शिफ्ट। क्या बोलेंगे? राइट वर्ड शिफ्ट। मतलब प्राइस सेम रहा और क्वांटिटी उधर चली गई, तो क्या बोलेंगे हम? मोर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? मोर क्वांटिटी एट सेम प्राइस। एट सेम प्राइस, सेम प्राइस पे क्वांटिटी बढ़ जाना, क्या बोलेंगे हम इसको? क्या बोलेंगे भाई? इसको हम बोलेंगे मोर क्वांटिटी सेम प्राइस। क्या बोलेंगे? इंक्रीज। अच्छा, एक और पॉइंट भी है। अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि हमारा रेट बढ़ जाए, रेट बढ़ने से सप्लाई क्या होती है? बढ़ती है। अच्छा, यहां पे हम बोलेंगे मोर क्वांटिटी एट सेम प्राइस, या फिर सेम क्वांटिटी और एक और भी बोल सकते हैं, सेम क्वांटिटी एट लोअर प्राइस। एट लोअर प्राइस मतलब प्राइस कम होने, सप्लाई कम होनी चाहिए, और नहीं कम हो तो वो भी इंक्रीज माना जाएगा। तो दो पॉइंट निकल आए हमारे। पहला क्या निकल के आया बताइए? पहला निकल के आया ये वाला पॉइंट, ये वाला, कि हमने कहा मोर क्वांटिटी एट सेम प्राइस, ये वाला। और एक आ गया ये वाला, सेम क्वांटिटी, मतलब पहले क्यू था अब Q1 हो गया, या तो मोर क्वांटिटी एट सेम प्राइस या फिर सेम क्वांटिटी एट लोअर प्राइस। एट लोअर प्राइस। तो दो पॉइंट हमारे यहां पे निकल के आ गए। डन। तो यहां पे मैं इसका दूसरा हिस्सा मैं इधर बना देता हूं, इसके नीचे बना देता हूं, ये वाला हिस्सा मैं फिर दूसरी जगह पे कर दूंगा। तो हाँ, तो ये आपका क्या हो गया? इंक्रीज। अब मैं डिक्रीज बना रहा हूं, ठीक है? डिक्रीज कैसे बनेगा देखिए, ये हमने बनाया, यहां हमने लिया प्राइस और यहां आपने क्या लिया? क्वांटिटी। अब क्या हुआ कि ये हमारा सप्लाई है, ठीक? ये तो हमारा प्राइस कांस्टेंट रहा, ये हमारा सप्लाई है SS। डन। अब हमारा सप्लाई किधर शिफ्ट हो गया? लेफ्ट में, S1। ठीक है जी। अब सप्लाई लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। तो सप्लाई लेफ्ट में जब शिफ्ट होता है जी, तो आप देखिए कि आपका एक तो पॉइंट हो गया कि हमारा पहले Q था अब Q1 हो गया, या तो लेस क्वांटिटी एट सेम प्राइस। क्या बोलेंगे? बोलिए। लेस क्वांटिटी एट सेम प्राइस। सेम प्राइस। और क्या बोल सकते हो? सेम क्वांटिटी एट हायर प्राइस। एट हायर प्राइस। आपने कहा कैसे सर? प्राइस बढ़ जाए और सप्लाई ना बढ़े तो वो भी डिक्रीज माना जाएगा। तो एक तो पॉइंट आपका ये आ गया, एक ये आ गया, या तो प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी उतनी ही रह गई, या फिर क्वांटिटी कम हो गई। तो दो पॉइंट निकल के, एक ये और एक ये। क्लियर? यहां पे दो पॉइंट है, एक ये और एक ये। तो ये मैंने आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द सप्लाई बताया। इट इज ड्यू टू, this is due to change in price only, other factors are remain constant. It is due to other factors when price remain constant. Price constant भी रह सकता है, एक और चॉइस मैंने आपको बताई है, सेम क्वांटिटी एट लोअर प्राइस या फिर सेम क्वांटिटी एट हायर प्राइस। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है? अब मैं ये वाला पार्ट जो है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं, इसके अंदर मैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कराऊंगा आपको, ठीक है? तो जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी इलास्टिसिटी सप्लाई होता क्या है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। क्या बताया मैंने? परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो क्या बोलेंगे हम? सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ES हम बोल सकते हैं। तो ये क्या फॉर्मूला रहेगा? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय Q। तो डेल्टा Q कैसे निकलता है जी? Q1 माइनस Q। और आपका डेल्टा P कैसे निकलेगा? P1 माइनस P। और P जो है वो इनिशियल प्राइस, Q इज द इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है? ये परसेंटेज मेथड है। कौन सा मेथड है? परसेंटेज मेथड।
एक आपका जियोमेट्रिक मेथड भी होता है इसमें। कौन सा? जियोमेट्रिक मेथड। तो जियोमेट्रिक मेथड भी होता है। तो जियोमेट्रिक मेथड में क्या होता है? जियोमेट्रिक मेथड एक बार मैं बता देता हूं। जियोमेट्रिक मेथड में पॉइंट मेथड भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सर ये बताइए कि आप यहां जैसे हमने प्राइस लिया और यहां हमने क्या लिया? क्वांटिटी। तो यहां पे आपने कहा ये इस वाले पॉइंट पे बताइए आप। तो आपने एक तो लाइन यहां से लेनी है, इसको बोलना है बी। क्या बोलना है? बी। इस लाइन को आगे बढ़ाइए, इसको बोलना है ए, और इसको ओ बोल दिया आपने। तो ए बी अपॉन ओ बी, हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? ए बी अपॉन ओ बी। अब आप बताइए, ए बी यहां से यहां तक है छोटा है और ओ बी यहां से यहां तक है बड़ा है। तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तो हम क्या बोलेंगे? लेस देन 1। आपने कहा चलिए ठीक है, ये तो हो गया हमारा। ये कौन सा हम बात करें? ज्योमेट्रिक मेथड। ये परसेंटेज मेथड था। इसमें एक और हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा सर ये आप ऐसा बताइए, इस पॉइंट पे बताइए आप, इस वाले पॉइंट पे। तो देखिए यहां से हमने लिया, ये क्या हो गया हमारा? बी। इस पॉइंट को आगे बढ़ाया, तो यही पॉइंट ओ बी है, यही पॉइंट ए बी है। तो हम क्या बोलेंगे? ए बी अपॉन ओ बी। अब क्योंकि दोनों बराबर हैं तो हम क्या बोलेंगे? इक्वल टू 1। आपने कहा फिर एक काम करिए, फिर एक और बना दीजिए आप। यहां पे हमने लिया प्राइस, यहां पे हमने क्वांटिटी लिया, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि हमने यहां बनाया, इस पॉइंट पे बताइए। तो यहां हमने लिया, ये बी हो गया, इस पॉइंट को हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया हमारा? ये तो ओ ही था, ये क्या है? ए। तो ए बी जो है वो बड़ा है और ओ बी जो है वो, देखो ए बी यहां से लेकर यहां तक है, ओ बी यहां से यहां तक है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 1। तो ये मैंने आपको कौन सा मेथड बता दिया? ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। अब मैं इसकी डिफरेंट डिग्रीज डिस्कस करूंगा आपसे। मैं अब सोच रहा हूं कि इस वाले पार्ट को भी इरेज कर देता हूं, क्योंकि आप लोगों को मैं समझा तो चुका ही हूं। तो ये वाला मैं पार्ट और इरेज कर देता हूं। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी की। तो देखिए जरा, अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाता हूं तो इसको क्या बोलेंगे हम? ES इज व्हाट? इक्वल टू इन्फिनिटी। इट्स कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे चाहे प्राइस बढ़े पर चाहे प्राइस गिरे पर क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो इसको बोलेंगे ES इज इक्वल टू 0। इट इज व्हाट कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर ये y एक्सिस से जाती है तो इट इज कॉल्ड ES इज व्हाट? इक्वल टू, इट इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। और अगर ये x एक्सिस से जाती है तो ES इज व्हाट? ES इज लेस देन 1। तो इसको बोलेंगे इलास्टिक, इसको बोलेंगे इन इलास्टिक। और अगर ये ऐसे जाती है ओरिजिन से, कहां से? ओरिजिन से, ओरिजिन से, तो जितनी भी ओरिजिन से जाएंगे वो ES इज इक्वल टू 1, ES इज इक्वल टू 1, ES इज इक्वल टू 1। इट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ठीक है जी। अच्छा देखो, इसको याद करना बहुत आसान है, मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए यहां पे हमने वही सेम प्राइस और क्वांटिटी लिया है, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे, बाकी सेम वही है। प्राइस हमने यहां लिया और यहां पे हमने क्या लिया? क्वांटिटी, ठीक है जी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं perfectly elastic, that means there will be infinite change in the supply due to the slight change in the price. Infinite changes in the supply can come due to slight change in price. Here the quantity will not change due to the change in the price. Here the change in the supply will be greater than the change in price. Here the change in supply will be less than the change in price. And here the change in the supply will be equal to the change in the price. तो इसको बोलते हैं perfectly elastic, perfectly inelastic, that is relatively elastic, that is relatively inelastic, that is unitary elastic. क्लियर? इनफाइनाइट चेंजेस आ सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा सप्लाई में। यहाँ सप्लाई में चेंज प्राइस से ज्यादा आएगा, यहाँ पे सप्लाई में चेंज प्राइस से कम आएगा, यहाँ पे सप्लाई में चेंज प्राइस के इक्वल आएगा, ठीक है। अब हमारा इसमें जो लास्ट टॉपिक बच जाता है वो बच जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो वो मैं वन बाय वन आपसे फटाफट डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहला फैक्टर इन्होंने बोला है बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट।
कॉस्ट का बिहेवियर अगर लगातार कॉस्ट हमारी बढ़ती जा रही है तो हम सप्लाई को कम करेंगे, इनइलास्टिक, सप्लाई में कम चेंजेस आएंगे। और अगर कॉस्ट कम हो रही है तो सप्लाई विल बी इलास्टिक, मतलब सप्लाई में हम ज्यादा चेंजेस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है इसमें टाइम फैक्टर, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में सप्लाई में चेंजेस नहीं हो सकते, तो क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक, मतलब सप्लाई में कम चेंजेस आएंगे। लॉन्ग टाइम पीरियड में आप सप्लाई में चेंजेस कर सकते हैं, तो इलास्टिक। देन उन्होंने बोला नेचर ऑफ द कमोडिटी, अगर वो पेरिशेबल है तो जल्दी खराब होने वाली है तो सप्लाई में आप ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, तो इनइलास्टिक। और अगर ड्यूरेबल है तो कर सकते हैं, मतलब इलास्टिक। देन अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटीज फॉर एक्सपेंडिंग आउटपुट, अगर आपके पास फैसिलिटीज हैं, आप आउटपुट को बढ़ा सकते हैं तो सप्लाई विल बी इलास्टिक, नहीं बढ़ा सकते हैं तो इनइलास्टिक। नेचर ऑफ द इनपुट, अगर इनपुट इजीली अवेलेबल है तो सप्लाई में चेंजेस आ सकते हैं, मतलब इलास्टिक। और अगर इजीली अवेलेबल नहीं है तो कम चेंजेस आएंगे, मतलब इनइलास्टिक, मतलब चेंजेस नहीं हो पाएंगे। नेचर ऑफ टेक्निक, अगर इजी टेक्निक है तो सप्लाई विल बी इलास्टिक, अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो सप्लाई विल बी इनइलास्टिक। फैक्टर मोबिलिटी, फैक्टर इजीली मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है तो इलास्टिक, अदरवाइज इनइलास्टिक। रिस्क टेकिंग, अगर रिस्क लेना चाहती है तो फॉर्म इलास्टिक, अदरवाइज इनइलास्टिक। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि सप्लाई अगर फ्यूचर में रेट जो है हमारे बढ़ सकते हैं तो सप्लाई अभी कम हो जाएगी, इनइलास्टिक। और अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में रेट गिरेंगे तो सप्लाई अभी बढ़ जाएगी, मतलब इलास्टिक। तो मैंने आपको ओवरऑल सारा चैप्टर डिस्कस किया है। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।